महाभोज। मनु भंडारी। आज इतवार है, पर दास साहब के दैनिक कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज की तरह पो फटने से पहले ही वे गीली धूप पर निकल आए हैं। इसी समय पांडे जी आते हैं उनके पास। पिछले कुछ दिनों से तो इधर नियम सा ही बन गया है, यह अलग अलग मोर्चे पर होने वाली गतिविधियों से परिचित करवाते हैं पांडे जी, और अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। अपनी सजगता और व्यवहार कुशलता से पांडे जी एकदम दाहिने हाथ बन गए हैं दास साहब के। लगन और निष्ठा से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, यह देखना हो तो पांडे जी को देखे कोई। दास साहब खुद उदाहरण की तरह पेश करते हैं इनका नाम सबके सामने। कहने को तो कोई भी पद ओहदा नहीं, पर बड़े बड़े ओहदे पर विराजमान तोपनुमा हस्तियां पांडे जी की कृपा दृष्टि के आगे पीछे घूमती रहती हैं। अपने इस महत्व के प्रति पूरी तरह सजग रहने के बावजूद किसी तरह का गर्व या व्यवहार में अखड़ता नहीं है इनके, इसीलिए बहुत लोकप्रिय हैं सबके बीच। आजकल दास साहब के दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सवेरे का यह आधा घंटा ही होता है, जिसमें वे पांडे जी के साथ विचार विमर्श करते हैं। यह समय सोच समझकर ही तय किया है दास साहब ने। सवेरे मन मस्तिष्क एकदम तरोताजा रहते हैं और गंभीर जटिल बातें भी सहज होकर ही मन में उतरती हैं। पर इसके बावजूद दास साहब ने एक आदेश दे रखा है पांडे जी को कि कभी 3-4 मसलों पर एक साथ बातचीत करनी हो तो हमेशा पहले हल्के फुल्के मसले से ही बात शुरू करें। गंभीर बातें ऐसा जकड़ लेती हैं दिमाग को कि फिर मामूली बातों में भी काम नहीं करता कभी कभी। और आजकल तो 10-10 मोर्चे एक साथ संभालने पड़ रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि चुनाव की यह मामूली सी लड़ाई इतने मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी उन्हें। वैसे शायद स्थिति इतनी विकट नहीं होती, पर बिसु की मौत को मोहरा बनाकर अनेक अवांछित तत्व उभर आए हैं। आज तो जिसे देखो वही बिसु के नाम का हथियार भांजता चला आ रहा है। वे फिर अपनी ही पार्टी के लोचन हो, राव, या विरोधी पार्टी के सुकुल बाबू, उन्हें तो सभी से निपटना होता है। वैसे एकाएक परेशान नहीं होते दास साहब, फिर भी हर समय सजग और चौकन्ना तो रहना ही पड़ता है, और हर क्षण की यह अतिरिक्त सजगता थका देती है आदमी को। पो फटने के काफी देर बाद जब पांडे जी नहीं आए तो दास साहब भीतर आ गए। जरूर कहीं फंस गया होगा, या यह भी हो सकता है कि रात को लौट ही नहीं पाया हो सरोहा से। प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने से लाभ, सो वे नहाने घुस गए, पर नहाकर निकले तो पांडे जी को प्रतीक्षा करते पाया। आश्वस्त हुए दास साहब। स्नेह से पूछा, चाय के लिए बोल दिया या कहूं? पर पांडे जी जवाब देते उसके पहले ही नौकर एक ट्रे में चाय और एक गिलास दूध लेकर घुसा तो दास साहब ने मुस्कुराकर कहा, वाह, पांडे का छोटे से छोटा काम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, ढील नहीं रहती कहीं भी। आजकल पांडे जी की प्रशंसा का कोई भी मौका छोड़ते नहीं दास साहब। तहमद की तरह लिपटी हुई धोती को ठीक से पहनकर मसनद पर टिककर बैठते हुए दास साहब ने पूछा, हाँ तो अब सुनाओ। दास साहब की ओर दूध का गिलास बढ़ाकर अपने कप में चाय डालते हुए पांडे जी ने सबसे पहले सूचना दी, अगले सप्ताह होने वाली सुकुल जी की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। समझ लीजिए 75-80 हजार आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ सोचने लगे दास साहब। आप कहें तो 2 दिन के लिए बसों और ट्रकों के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं, तत्काल गर्दन हिलाई दास साहब ने। अनुचित होगा यह। मात्र रैली के लिए ऐसी पाबंदी लगाना अनैतिक है, बल्कि कहूंगा गैरकानूनी है। फिर एक क्षण रुककर बोले, पुलिस का पूरा प्रबंध होना चाहिए और सख्त हिदायत के साथ कि किसी तरह की अशोभनीय घटना न घटे। प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसी बातों में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रहती दास साहब के मन में। सोच लीजिए, चुनाव के इतने करीब इतनी बड़ी रैली होने का मतलब क्या होता है। असर तो पड़ेगा ही हवा का रुख बदलने में। सुकुल बाबू का अनुमान कुछ, सुकुल बाबू का नहीं, ये मेरा अनुमान है कि जिसे कम करके रखा है मैंने। देखिएगा 1 लाख आदमी ही जुटेगा उस दिन। अच्छा, 2 समय का खाना और 5 रुपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों के लिए भी 2-2 रुपए दिए जाएंगे,
लोगों का क्या है, मजदूरी नहीं की और मौज कर ली, पूरे कुनबे ने बच्चों के पैसे और खाना मुफ्त। राजनीतिक स्वर और आदमी की वोट की कीमत को 5 रुपए पर उतार दिया जाए, बड़ी शोचनीय स्थिति है यह। पर क्या किया जा सकता है? मैं मौजूदा संकट की बात कर रहा हूँ। क्या इस रैली को रोका जा सकता है किसी तरह, या रोका जाना चाहिए? तुम चाहते हो हम भी उनके स्तर पर उतर आएं? मेरे लिए यह संभव नहीं। पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? किराए की रैलियां और प्रदर्शन तो सुकुल बाबू ने पिछले चुनाव में भी करवाए थे। उन सब से क्या हुआ? हम तो अपने ठोस कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से चलाएंगे। मात्र चुनाव जीतना नहीं, इस वर्ग की स्थिति सुधारना हमारा लक्ष्य है। घरेलू उद्योग योजना की पहली किश्त पहुंच गई लोगों के पास। जिनके पास नहीं पहुंची उनके पास पहुंचा दो। इस काम की रिपोर्ट तो रोज ही देते हैं पांडे जी, सो उसे दोहराने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने। दा साहब की बात से अपने लिए जो निष्कर्ष निकला, सिर्फ उसे दोहरा दिया। तो रैली में किसी तरह की कोई बाधा या अड़चन डालने की कोशिश ना की जाए। नहीं, इस तरह के अपने निर्णयों पर हमेशा अडिग ही रहते हैं दा साहब। तब दूसरी बात उठाई पांडे जी ने। राव और चौधरी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं अपने लिए। वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय पर नजर है उनकी। दे सकेंगे आप? दे दें तो आने को तैयार ही बैठे हैं। क्या? दा साहब को जैसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ, तो पांडे जी ने अपनी बात दोहरा दी। आदमी जब अपनी सीमा और सामर्थ्य को भूलकर काम ना करने लगे तो समझ लो पतन की दिशा में उसका कदम बढ़ गया। मूर्ख हैं दोनों। और चौधरी, उसकी क्या औकात भला, जो मिला है उसके लायक भी नहीं है वह तो। मैंने उन्हें 9 बजे आपसे मिलने के लिए कह दिया है। फिर एक क्षण रुककर बोले, लेकिन राव को जरूर कुछ न कुछ देना होगा। मैंने खूब बारीकी से सारी स्थिति देख ली। बापट और मेहता के आ जाने के बाद भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी, डामाडोल सी रहती है। लोचन तो अपनी जगह अड़ी है ही, उससे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, राव निकल आता है तो फिर लोचन के पांव तले भी जमीन नहीं रहेगी। स्थिति शीशे की तरह साफ कर दी पांडे जी ने। बात करके देखते हैं। वैसे इनमें और लोचन में भी कुछ खींचतान चल रही है। कल पहले वाला सा तेवर नहीं था राव की बात में, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा और बहुत झुकना भी नहीं पड़ेगा। सौदेबाजी पर टिके संबंधों में कहीं स्थायित्व हो सकता है भला? और इन बातों पर नाजायज तरीके से झुकना मेरा उसूल नहीं। तुम चिंता मत करो, इस मामले से मैं निपट लूंगा, आश्वस्त किया दा साहब ने। आपके रहते किसी को भी चिंता करने की जरूरत रहती है भला? यह भाषा मुसाहिबों को शोभती है, तुम्हें नहीं। और मुसाहिबगिरी का जमाना अब गया। तुरंत टोक दिया दा साहब ने, तो हल्के से खिसिया गए पांडे जी। इन दो हल्के फुल्के मामलों को निपटाने के बाद थोड़ा गंभीर मसला रखा पांडे जी ने। यह सक्सेना वाली बयानबाजी बहुत महंगी पड़ गई हमको। सारे गांव का वातावरण खराब कर दिया है इसने। बीसू के सीधे सपाट केस में भी जाने क्या क्या तिकड़म निकाल कर रोज गांव जाते रहते हैं सक्सेना, बिला वजह की सनसनी और असंतोष। एक वह बिंदा, वैसे ही करेला, ऊपर से चढ़ने को नीम मिल गया। पिछले 3-4 दिनों में जो वारदातें हुई हैं मारपीट की, सब में बिंदा। बहुत गौर से सुन रहे हैं दा साहब सारी बातचीत। सुना है कुछ प्रमाण वरमाण लेकर दिल्ली जा रहा है बिंदा, और सक्सेना ही दिशा दिखा रहे हैं उसे। चुनाव के समय इन सारी बातों का उठना, सुकुल बाबू के लोग हैं कि इस बात का जोर शोर से प्रचार करने में लगे हैं। बिंदा का नाम मन में उतर गया दा साहब के, और अपने भाषण वाले दिन का व्यवहार भी याद आया, पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना ही कहा, सुना है मैंने खुद फाइल मंगवा ली है सक्सेना की, और डीआईजी से कह दिया है कि वे मामला अपने हाथों में ले लें। बात केवल इतनी ही नहीं है, जोरावर बहुत बिगड़ा हुआ है, और सक्सेना ने सरपंच और जोरावर के बयान बड़ी सख्ती से लिए, और व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा इन लोगों के साथ। सक्सेना को भेजने का निर्णय ही गलत रहा।
हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। डीआईजी ने कहा था कि सक्सेना का रवैया। अब स्थिति यह हो गई है कि दा साहब की बात को बीच में ही काटकर आज के सबसे महत्वपूर्ण मसले को रहस्योद्घाटन की तरह पेश किया। जोरावर खुद खड़ा हो रहा है। क्या? सचमुच चौंके दा साहब। वैसे साधारणतः पांडे जी जो खबरें लाते हैं उनमें से करीब 80% खबरें दा साहब के पास किसी न किसी रूप में पहले से ही पहुंच चुकी होती हैं, पर इस बात का तो कहीं से भी आभास नहीं। विश्वास नहीं हो रहा दा साहब को। यह कैसे हो सकता है? इतना बड़ा निर्णय ले लिया बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे। आश्चर्य है। कल रात 2 घंटे तक सिर खपाया है उसके साथ बैठकर। अपनी बात की सच्चाई का प्रमाण दे दिया पांडे जी ने। आज शाम को मिलने आ रहा है आपके पास, रात यहीं रहेगा और कल अपना नामांकन पत्र भरेगा। परसों अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। दा साहब सचमुच विचलित हो गए इस बात से, पर जल्दी ही साध लिया अपने को। यह सब काशी का करिश्मा है। जो थोड़ी बहुत कसर रही होगी वह सक्सेना ने पूरी कर दी। यूं इस घरेलू उद्योग योजना से भी बहुत नाराज है जोरावर। और मन काशी के करिश्मे में उलझ गया उनका। लेकिन जोरावर अपने 35% वोटों को लेकर जीतने से तो रहा। हरिजन या पिछड़ी जातियों का तो एक वोट भी उसे नहीं मिलता। फिर तुक क्या रहा खड़ा होने में? कुछ समझ नहीं आता। बात सचमुच दा साहब के भी कुछ समझ में नहीं आ रही। जोरावर भी कोई मोल भाव करना चाहता है क्या उनसे? पर किस तरह का? उसकी जान बचाने के लिए तो जो कुछ किया है दा साहब ने, उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही चाहिए। सो यह कीमत चुका रहा है वह। पर आज किसको क्या कहो, नैतिकता किसी में रह भी गई है। उसके खड़े होने का सीधा फायदा होगा सुकुल बाबू को। 2 और 4 वाले इस सीधे से हिसाब पर टिप्पणी करना बेकार लगा दा साहब को। उन्होंने केवल इतना ही पूछा, तुमसे क्या बात हुई उसकी? यही सब उसे बकायदा समझाया, पर उस जाट आदमी के कुछ समझ में आए तब ना। एक ही रट लगाए हुए हैं। खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। एक लंबी हुंकार के साथ समस्या को भीतर उतार लिया दा साहब ने। थोड़ी देर बाद अपने भीतर से उबरे तो काफी सजग हो चले थे। चेहरे पर छाई परेशानी की हल्की सी झलक भी दूर हो चुकी थी। बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में पूछा, और कोई बात? नहीं। लखन के क्या समाचार है? उसे संभालते रहना, घबराता बहुत जल्दी है। 2 दिन से आया भी नहीं। काफी उत्साह में है, भाषण वाषण अच्छा दे देता है आजकल। अब चुनाव तक के लिए सरोहा में ही जमा दिया है उसे। लोगों में कुछ कुछ जगह भी बना रहा है अपनी। अच्छी बात है यह तो। लोगों के बीच ही नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना असली उद्देश्य है हमारा। तो अब चलो। घड़ी देखते ही पांडे जी ने उठने की मुद्रा बनाई। दा साहब ने हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति दी और पांडे जी के जाने के बाद योगासन के लिए वे अपने शयन में चले गए। ठीक 9 बजे अपने घरेलू दफ्तर में ही राव और चौधरी का स्वागत किया दा साहब ने। आओ आओ। और जब दोनों बैठ गए तो बिना किसी भूमिका के एकदम सीधे ही बात शुरू कर दी। आप 5 मंत्रियों ने त्यागपत्र देने का फैसला किया था। उनमें से 2 ने तो अपना विचार छोड़ दिया, लिखित पत्र भी भेज दिया है मेरे पास। सामने पेपरवेट के नीचे फड़फड़ाते कागज की ओर इशारा किया दा साहब ने। आवाज में मुख्यमंत्री वाली गरिमा भी है और कड़क भी। फिर अपनी नजरें राव के चेहरे पर गड़ाते हुए पूछा, अब आप लोगों का क्या इरादा है? दा साहब की बात की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई राव के चेहरे पर। कल ही उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि बापट और मेहता ने अपना कदम वापस खींच लिया है, लेकिन क्या समझौता हुआ है यह नहीं जान सके थे, इसलिए पूछा, क्या दिया है आपने उन लोगों को? लेन देन की बात तो शायद आप लोग करने आए हैं, कीजिए। दा साहब को कुपित होते हुए कम ही लोगों ने देखा है, पर जब होते हैं तो उनका स्वर और तेवर सामने वाले को भीतर तक थरथरा देने की क्षमता रखते हैं। स्वर में आवेश कतई नहीं, पर इस हद तक का ठंडापन कि सुनने वाला जम जाए पूरी तरह। राव की कंजी आंखों की चमक बुझने सी लगी और चौधरी का मुंह देखने लगा।
आखिर राव ने हिम्मत करके कहा। देखिए दा साहब, इधर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते उसकी जिम्मेदारी तो हम पर भी आती ही है। मगर उन सब बातों को हम अपना समर्थन कतई नहीं दे सकते, बल्कि विरोध करते हैं। आखिर हमारे भी तो कुछ सिद्धांत हैं। बड़ी नाटकीय मुद्रा में दा साहब ने राव का वाक्य पूरा किया, फिर थोड़े सख्त लहजे में कहा, यह लोचन की भाषा उसी के लिए रहने दो, तुम्हारे मुंह पर जरा भी नहीं जचती। भीतर ही भीतर कट गया राव। लोचन बाबू के अति आदर्शवादी रवैये से थोड़ी परेशानी तो हो ही रही थी, फिर भी उन्हें जैसे तैसे साध कर रख रहे थे। पर बापट और मेहता तो एकदम लंगी लगाकर ही चल दिए। औंधे मुंह भी अभी नहीं गिरे, पर थोड़ा लड़खड़ा तो गए ही, वरना आज से 1 सप्ताह पहले वाली स्थिति होती तो दा साहब वाली कड़क उनकी आवाज में भी होती और दा साहब सामने बैठकर रिटियाते होते। यह लोचन बाबू का आदर्शवाद ले डूबा हम सबको। इसी वजह से बापट मेहता गए और जरा लचक नहीं रखी तो भीतर तो हम भी कहीं नहीं रहे। फिर भी अपने भरसक नियंत्रण करके राव ने कहा, यह तो आप मानेंगे नहीं कि जब मंत्रिमंडल बना था तो हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ था, लेकिन उस समय स्थिति की मांग कुछ ऐसी थी कि हम चुप कर गए। अब आप मंत्रिमंडल को रिशफल करने की बात सोच रहे हैं तो कम से कम इस समय तो हमें हमारा ड्यू मिल जाना चाहिए। क्या है आपका ड्यू? सीधा सा प्रश्न रखा दा साहब ने। राव की कंजी आंखों में फिर चमक कौंध गई। पता नहीं कितने पर पटाया है दा साहब ने बापट और मेहता को, अपने लिए क्या मांगे। एकाएक कुछ समझ नहीं पाए राव। एक क्षण सोचकर जवाब दिया, लोचन भैया, मेरे और चौधरी के समर्थक आज भी आपके मंत्रिमंडल के सामने संकट खड़ा कर सकते हैं। बापट और मेहता से कोई खास फर्क नहीं पड़ा हमारी स्थिति में। उनके समर्थकों की संख्या ही कितनी थी भला? काइयापन उभरने लगा राव की आंखों में। भाव बढ़ा रहे हो अपना? दा साहब ने भी उतने ही काइयापन से पूछा। वैसे स्वभाव में दूर दूर तक काइयापन नहीं है दा साहब के। उनके भव्य और गरिमा में व्यक्तित्व को तो शोभा ही नहीं देती यह अदा, पर कभी कभी अपनानी पड़ती है मजबूरी में। नहीं, केवल अपनी स्थिति साफ कर रहा हूं, संक्षिप्त सा उत्तर दिया राव ने भी। स्थिति नहीं, अपनी मांग साफ करो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर पशोपेश में पड़ गए राव। दा साहब का रुख भी बहुत अनुकूल नहीं लग रहा था और स्थिति भी पहले जैसी पुख्ता नहीं रही, इसलिए सीधे सीधे अपनी मांग रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। बात को लाइन से उतारकर थोड़ा सा घुमाया राव ने। सुकुल बाबू की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। इस दिशा में हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वरना चुनाव पर इसका कुछ सोचा है आपने? व्यंग भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट दा साहब के होठों पर फैल गई। ओढ़े हुए सिद्धांत ही इतनी जल्दी साथ छोड़ देते हैं? फिर एक क्षण रुके और राव के एक खिसियाहट भरे चेहरे पर नजर गड़ाए गड़ाए बात पूरी की। चाहूं तो इंक्वायरी भी बिठा सकता हूं कि रैली के नाम पर पानी की तरह बहाया जाने वाला यह रुपया कहां से आया, पर नहीं, यह घटियापन मैं करूंगा नहीं। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है और चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। राव का चेहरा बुझने लगा। पांव के नीचे पुख्ता जमीन हुए बिना ऐसी धार नहीं आ सकती दा साहब की आवाज में। लगता है अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर लिया है दा साहब ने। तब क्या कहे वह? तुमने अपनी मांग नहीं रखी। बात को वापस लाइन पर ले आए दा साहब, पर राव सचमुच ही लाइन से उखड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। झिझकते हुए कहा, आप हमें हमारा ड्यू जरूर दीजिए। ड्यू? अब दा साहब ने बात का सिरा अपने हाथ में लिया। लोचन से क्या आश्वासन मिला था? प्रश्न पूछने के साथ ही उनकी आंखों में एक खास पैनापन उभर आया, जिसके सामने आदमी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता। लोचन भैया ने तो ब्लैंक चेक दे दिया है हमें, समझ लीजिए गृह और वित्त सुरक्षित ही है हमारे लिए। दा साहब हंसे और थोड़ी देर तक हंसते ही रहे।
उस हंसी में उपहास था, विनोद था या व्यंग समझ नहीं पाए राव। जिसके अकाउंट में कुछ हो ही नहीं, वही बड़े खुले हाथ से बांट सकता है इस तरह के ब्लैंक चेक। फिर एकदम गंभीर होकर समझाने के लहजे में बोले, देखो राव और चौधरी, राजनीति में तुम लोग बच्चे हो अभी, आदमी की पूरी पहचान भी नहीं तुमको। फिर एक क्षण रुककर बोले, उम्र में लोचन भी कोई ज्यादा नहीं है तुमसे, पर आदर्श और सिद्धांतों की आड़ में राजनीतिक दाव पेच खेलना खूब जानता है, इसलिए कभी सम्मान नहीं जगा पाया मैं उसके लिए अपने मन में। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने राव के चेहरे पर नजरें गड़ा दी, पर वहां कोई खास प्रतिक्रिया थी ही नहीं। था तो हल्का सा अविश्वास का भाव। उसे ही मिटाने के लिए दास साहब ने बात आगे बढ़ाई। सुकुल बाबू की विधानसभा में जब विधायक था तो उसने हवा का रुख भांप लिया था और समझ लिया कि जल्दी ही दिन पूरे होने वाले हैं अब सुकुल बाबू के। झट से त्यागपत्र दिया और विद्रोह की मुद्रा अपनाकर खड़ा हो गया। बाद में विद्रोह की कीमत वसूल की और यहाँ शिक्षा मंत्री बन गया। अब सुकुल बाबू से मोल भाव और हमसे विरोध चल रहा है उसका, जिसके सारे सिद्धांत और आदर्श, सारा विरोध विद्रोह मात्र अपना भाव बढ़ाने के लिए हो, उसके लिए किसी तरह का सम्मान या सद्भाव नहीं रहता मेरे मन में। सुकुल बाबू के साथ वे क्यों जाएं? इस पार्टी में रहकर वे जरा सी होशियारी बरतें तो चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोचन की आदर्शवादिता को लेकर चाहे जितना भी मलाल हो राव के मन में, पर दास साहब के इस आरोप ने सचमुच कहीं बुरी तरह आहत किया उनको। चुप नहीं रह सके वह। कतई बुरा नहीं माना दास साहब ने राव की इस बात का, बल्कि हंसे, महज विनोद में लिपटे हंसी। अपने साथ रखकर हवा में खूब ऊंचे तक उड़ना सिखा दिया है लोचन ने तुम लोगों को भी। देखो भाई, मैं बहुत ऊंचे तक तो नहीं ले जा सकता, पर जहां ले जा सकता हूं वहां खड़े होने के लिए कम से कम पांव के नीचे जमीन जरूर देता हूं। मेरे साथ चलने वालों के सामने औंधे मुंह गिरने का खतरा कतई नहीं रहता। अब तुम सोच लो। एक तरह से समझौते का हाथ बढ़ा दिया दास साहब ने, तो अपनी तरफ से अब राव की बारी थी, पर राव और चौधरी दोनों चुप। देखो, अनुशासन मेरे मंत्रिमंडल की पहली और अनिवार्य शर्त है। लोचन के रवैये से मैं ही नहीं, अप्पा साहब तक बहुत दुखी और परेशान है। आखिर हमें उसे बर्खास्त करने का निर्णय लेना ही पड़ा। कल पत्र चला जाएगा। एक क्षण रुके दास साहब और फिर बात का समापन करते हुए कहा, शिक्षा मंत्री का पद खाली हो रहा है। राव, तुम संभालो इस भार को। लोचन ने वैसे भी कोई संतोषजनक काम किया नहीं इस क्षेत्र में। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है यह पद। भावी पीढ़ी का निर्माण करने का सारा दायित्व इसी मंत्रालय पर है। स्वीकारो इस चुनौती को। भावी पीढ़ी का निर्माण करने की दिशा में राव का कोई विशेष उत्साह नहीं। उसका ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं, केवल अपने पर टिका हुआ है। फिर भी इस प्रस्ताव पर बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर किए अपनी कंजी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए राव ने पूछा, और चौधरी के लिए? वे जहां हैं फिलहाल वहीं रहें। करना चाहे तो वहीं बहुत कुछ करने को है। वैसे भी मैं चुनाव से पहले कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अंतिम वाक्य दास साहब ने कुछ इस तरह कहा कि उसमें बात का समापन भी था और उन दोनों के लिए उठने का संकेत भी। चौधरी का चेहरा एकदम ही बुझ गया। जब से आया एक शब्द भी वह नहीं बोला था और दास साहब की इस बात से तो उसकी जबान भी कुंद हो गई। उठते उठते राव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बापट और मेहता को आखिर आप अभी कुछ नहीं दिया? बात को पूरा भी कर दिया और जवाब भी दे दिया दास साहब ने, और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समझाने भर से समझ जाते हैं, पर कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मनचाही चीज लिए बिना मानते ही नहीं। राव हल्के से खिसिया गए। मन तो हुआ कहे, मनचाही चीज कहाँ मिल रही है, पर चुप ही रहे। बापट और मेहता केवल बातों से मान जाएं, विश्वास नहीं होता इस पर। हाँ, यह हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिला हो, पर वह खुद क्या करे। केवल इतना ही कहा, कल तक सोचकर जवाब दूंगा।
प्रशासनिक लोगों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यही तो विशेषता होती है उनकी। खैर, देख लो। राव और चौधरी के जाने के बाद दास साहब ने अप्पा साहब को फोन किया। लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूँ। मंत्रिमंडल में अब वह नहीं रहेगा। पार्टी के बारे में आप तय करें। राव से भी बात हो गई है, सब ठीक ही है। लोचन के बारे में यदि एक बार फिर से सोच लेते तो। कुछ झिझकता सा स्वर सुनाई दिया अप्पा साहब का। नहीं अप्पा साहब, अनुशासन भंग करने वाले को साथ लेकर चलना मुश्किल होगा मेरे लिए। अंतिम निर्णय सुना दिया दास साहब ने। उधर से फिर कोई आग्रह नहीं हुआ, केवल इतना ही सुनाई दिया, बधाई। पर दास साहब को लगा कि शब्द ही बधाई का है, स्वर और भाव तो बिल्कुल विपरीत ही थे।